नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर के हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे 1 फरवरी को पेश हुए बजट, अंतरिम बजट के ऊपर। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर दिया। उसी के साथ ही कई प्रतिक्रियाएं जो है मिलीजुली वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस अंतरिम बजट में 5 बड़ी बातें क्या कुछ खास रही। पहली बात आपको बता दें कि इस सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी बजट था। ये अंतरिम बजट जो है वो सरकार का देखने को मिला, लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि सरकार ने कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करी, कोई रेवड़ियां नहीं बांटी हैं। दूसरी बड़ी बात, सरकार का आत्मविश्वास इस बजट में दिखाई दिया है कि सरकार अपने कार्यों को लेकर, अपने कामों को लेकर और उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर के सरकार जो है वो एकदम आत्मविश्वास दिखाई दे रही है। अपनी जीत को लेकर के, लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर के भी सरकार आश्वस्त दिखाई दे रही है। तीसरी बड़ी बात कर लेते हैं, 2047 विजन की झलक जो है वो इस बजट में देखने को मिली है, जहां पर 2047 तक मोदी की गारंटी देखने को मिली है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की ये गारंटी बजट की थीम कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, ये झलक इस बजट में देखने को मिली है। चौथी बड़ी बात इस बजट की कि ये बजट ज्ञान पर आधारित बताया जा रहा है। ज्ञान यानी कि GYAN पर आधारित यह बजट, जिसमें जी यानी कि गरीब मजदूरों को जो है इसमें ध्यान रखा गया है, ए से वाई से इसमें युवाओं को ध्यान में रखा गया है, साथ ही अन्नदाता और नारी वर्ग को, इन 4 तबकों पर इस बजट में खासा जोर दिया गया है। साथ ही बता दें, 5वीं बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और मजबूती लाने की कोशिश की गई है। रेलवे, सड़क, पुल, ब्रिज, रक्षा जो सोपान है, रक्षा सेक्टर हो, परिवहन सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, इन सब सेक्टरों को जो है समावेशी साथ में लेकर के जो है ये बजट पेश किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज, कई नए आयाम गढ़ने की जो है बात इस बजट में देखने को मिली है। हरियाणा वासियों के लिए बजट कैसा रहा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आज चंडीगढ़ से ओपी शर्मा, हमारे संवाददाता, कालावली से जगदीश प्रजापति और फरीदाबाद से मोनू पांचाल जी। कि ये बजट जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन सभी का जो है, इन 4 वर्गों का विशेष ध्यान इस बजट के अंदर रखा गया है। बात करते हैं अगर हम सबसे पहले गरीब वर्ग की, गरीब मजदूर वर्ग की अगर बात कर ली जाए तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने अपने बजट के संबोधन में यह जानकारी दी कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि निर्मला सीतारमण ने बजट के अपने भाषण में कहा कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को मदद मिली है, कई जो है रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। गरीबों को लेकर के पीएम आवास योजना की बात कही कि अब तक जो है 3 करोड़ आवास दिए जा चुके हैं और अब 2 करोड़ नए आवास जो है वो दिए जाएंगे। इस सब पर जो चंडीगढ़ वासी हैं, उनका इन योजनाओं को कितना लाभ मिला है और उनकी क्या प्रतिक्रिया इस बजट पर सामने आ रही है? देखिए, अगर हम बजट की बात करें तो इस बार का जो बजट था वो एक नपा खुला सीधा बजट था। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इस बार के जो बजट है उसके अंदर जो है वो जो है सभी वर्गों का जो है वो ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं लग रहा था कि चुनावी मोड में जो है वो सरकार आएगी और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते थे कि शायद सरकार कुछ ज्यादा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक मतलब ये कह सकते हैं कि नपा तुला और सीधा जो है वो बजट सरकार की तरफ से दिया गया। बजट में किसी नई टैक्स का प्रावधान नहीं, लेकिन साथ ही लोगों को राहत भी नहीं दी गई। लोग थोड़ा सा उम्मीद कर रहे थे कि चुनावी साल है, कुछ हमें एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से रिसर्च और एक जो आधारभूत ढांचा, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया गया है। सरकार ने जो है वो करीबन 11 लाख करोड़ रुपए का जो है वो खर्च
जो है वो मतलब अगले साल में वो सरकार उसके ऊपर करेगी। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें तो सरकार की टोटल खर्चा है वो टोटल जो इनकम है वो करीबन 44 लाख के आसपास सरकार बता रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सरकार जो है वो कब तक क्या सरकार इन तक दिखा पाई। और दूसरा ये एक अंतरिम बजट है, तो इस बजट को लेकर कह सकते हैं कि लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी टूटी है, लेकिन शायद वो लोग भी राहत की सांस ले रहे होंगे जो जिनको लग रहा था कि शायद क्या पता सरकार कोई अतिरिक्त जो है वो टैक्स उनके ऊपर लगा दे, लेकिन कोई अतिरिक्त टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया। महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे बजट में सरकार ने जो मतदान का एक बड़ा खर्चा है जिनके साधन कोशिश की महिलाओं के लिए 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने का टारगेट रखा है। 9 से 13 साल की महिलाओं को जो सर्वाइकल कैंसर है उसका जो टीकाकरण फ्री में सरकार करेगी और महिलाओं स्टार्टअप शुरू करने को लेकर भी जो है कुछ नए वादे किए गए हैं। किसानों की बात करें तो किसानों को कहीं ना कहीं जो परंपरागत खेती है उससे निकाल कर खुद का स्टार्टअप शुरू करने, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने या कैश क्रॉप का बढ़ावा देने, इस तरह की जो है काफी योजनाएं जो है शुरू की गई है। एक देश का जो हेल्थ ढांचा था उसके लिए एक बड़ी योजना ये की गई कि अब सरकार मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कमेटी गठन करेगी। वो कमेटी देश के सभी राज्यों का जो है वो बारी बारी दौरा करेगी और जरूरत के आधार पर जो है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने के सुधार करेगी। उसके बाद भी जो मेडिकल कॉलेज जो है खोला जाएगा। लेकिन इस पूरे वाक्य में देखें तो करीबन सरकार ने 2024-25 की जो जीडीपी का जो टारगेट रखा है वो करीबन 327 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है वो रखा है। साथ ही सबसे जो थोड़ी सी खतरनाक बात यह है कि जो जीडीपी का जो घाटा है जिसके जो डेफिशिएट है वो 5.1% के आसपास का अनुमान लगाया गया। तो आमतौर पर 5% का घाटा, हालांकि कोरोना काल के चलते थोड़ा सा जो फाइनेंशियल एक बदलाव जो किए गए उसके हिसाब से तो सही है, लेकिन आमतौर पर इकोनॉमिक्स की भाषा में 5% का जो फिक्स्ड डेफिसिट होता है उसको सही नहीं माना जाता। सरकार खर्चे में कटौती करेगी जिसके चलते सरकार को खर्चे में कटौती करनी पड़ती है। तो इस बार के बजट का जो अगले साल का जो अनुमान है वो 5.1% का रहेगा। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं घाटे की वित्त व्यवस्था को लेकर आगे चल रही है। तो इसको कहीं ना कहीं एक शिक्षा से जो भी विकास है या जो भी पैसा है उसका एक विधि उसको इस्तेमाल करना होगा। अगर डिफेंस की बात करें तो सरकार ने डिफेंस को भी करीबन 6.5 लाख करोड़ के आसपास दिया है जो पिछली बार से ज्यादा है। वहीं उम्मीद थी कि शायद किसानों की पेंशन या कुछ इस तरीके का किसानों के लिए कोई बड़ा सरकार एक राहत देगी जिसकी उम्मीद थी शायद किसान सम्मान निधि को 2 गुना या 3 गुना कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे लोग जो है मायूस हैं। लेकिन ओपी जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आपके पास फिर से आते हैं। बता दें कि भूपेंद्र गहलावत जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे कि ये अंतरिम बजट था 2024 का। देखा जाता है अमूमन अब तक का जो इतिहास रहा है अंतरिम बजट से पहले सरकारें जो भी रही हैं वो लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करती आई हैं जिससे कि वो चुनाव में इसका फायदा उठा सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने एक अलग खास विजन के लिए जाने जाते हैं वो अपनी खुद नई परंपराएं जोड़ते हैं। उन्होंने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए इस विजन को भी चेंज किया। साथ ही देखा जाए तो इस अंतरिम बजट में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, कोई लोक लुभावन योजनाएं देखने को नहीं मिली। एक बहुत नपा तुला जो है ये अंतरिम बजट कहा जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी बजट आते हैं जी, वो कभी लोक लुभावने नहीं होते जी, वो असलियत पर आधारित होते हैं। हमारे देश को और प्रदेशों को क्या जरूरत होती है उसके हिसाब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बजट बनाने का काम करते हैं। ये अंतरिम बजट है, इसमें कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं हो सकती थी, लेकिन जब पूर्ण बजट आएगा तो इसमें जो लोग वंचित रह गए होंगे उनको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। ये देखिए आज सबसे ज्यादा जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर की है। हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़े बजट का प्रावधान किया है। जब ज्यादा डेवलपमेंट होगी तभी निवेश आएगा।
और मैं ये कहता हूं कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और ग्रामीण विकास के लिए हमने बजट में प्रोविजन किया। पहली बार जो आशा वर्कर या दूसरे जो वर्कर हैं उनको हमने आयुष्मान योजना के तहत जोड़ने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने रेलवे के लिए जो किया, ये पूरा विकास की रफ्तार बहुत तेजी से चलती है। हम तो कभी भी लोक लुभावने वादे नहीं करते। हमें तो जो जनता को जहाँ जरूरत होती है, देश को जहाँ जरूरत होती है, हमारा प्रयास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रयास से हमारी जो इकोनॉमी है वो 5वें स्तर पर पहुंच गई और 2027 में हम तीसरे स्थान पर पहुंचने की बात करेंगे और 2047 में विकसित भारत जो है वो हमारा होगा और विश्व गुरु बनने का काम करेगा। देखिए, हमारी सरकार कभी भी लोक लुभावने वादे नहीं करती। हम तो ये देखते हैं कि जनता को कहाँ किस चीज की जरूरत है, उसी के तरफ हम ध्यान देते हैं। जो गरीबों के, मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो घरों की बात है उसमें भी हमने बढ़ोतरी करने का काम किया। जो हमारी हेल्थ की योजना है उसमें भी हमने बढ़ोतरी करने का काम किया। हम तो ये देखते हैं पूरे देश की जनता किस तरह से, हमारी प्रयास रहता है कि 140 करोड़ जो हमारी देश की जनता है उसको किसी किस्म की दिक्कत ना हो और सारी की सारी योजनाएं हम उनको लेकर के बनाते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई नहीं। और मैं कहता हूँ लोग भी आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो घोषणाएं होती हैं उन पर मोहर लगाने का काम करते हैं। आपको मैं विराम देना चाहूंगी 2 मिनट के लिए। अभी हम चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, केवल ढींगरा जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अंतरिम बजट जो पेश किया गया है, जिसमें कई सौगातें जो हैं वो सरकार लेकर के आई है, इस बजट को विपक्ष कैसे देखता है? देखिए, मोदी जी ने बजट पेश जो लास्ट किया है, इसके बीच में घोषणा तो क्या की है, बजट को कम किया है। इन्होंने कहा था कृषि के लिए हमने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन पहले से बजट जो है वो कम नजर आ रहा है। जो बजट की अमाउंट है वो पहले से कम हो गई है। इसी तरीके से कृषि के बीच में आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की, C2 फॉर्मूला लागू करने की बात की थी 2014 में, लेकिन 2014 में नहीं लागू कर पाए। फिर उसके बाद कहा कि हम करेंगे लागू 2019 में, फिर कहा 2022 में। अब 2022 में भी लागू नहीं हुआ। उसके बाद 3 काले कानून लेकर के आए और किसानों की जमीन हड़पने का कानून था। फिर उसके बाद लोग सड़कों पर बैठ गए, 750 किसान जो है शहादत कर गए, मर गए। उसके बाद इन्होंने, मोदी जी ने माफी मांग करके कानून जो है वो वापस ले लिए। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद जिस तरीके से कर्मचारियों के बारे में ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आज देश को 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, लेकिन मिले 1 करोड़ भी नहीं, 50 लाख भी नहीं। तो लोग जो हैं वो परेशान हो गए। अब बिजनेसमैन थे जिनको एक जीएसटी, एक कानून मिलना था, एक जीएसटी तो मिली नहीं। जीएसटी मिली कितने पैसे, 12%, 18%, 28%, 40%, 70%, 150%। कल वित्त मंत्री ने जब अपने बजट भाषण में जब उद्बोधन दिया तो उन्होंने ये कहा कि जीएसटी से जो है देश के खजाने में बढ़ोतरी हुई है। खजाना तो भर रहे हैं जी, लेकिन देश को क्या दे रहे हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं? उनको तो 1 नेशन 1 टैक्स कहा था। भूपेंद्र जी, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस सीधा सवाल कर रही है कि क्या किया है बीजेपी ने इस खजाने से? देखिए, बीजेपी ने जो 60 साल में कांग्रेस ने किया था वो बीजेपी ने नहीं किया है। जो ये अपने परिवारवाद को पालते थे, परिवारों को पालने का काम किया था, ये सही कह रहे हैं, वो हमारी पार्टी ने नहीं किया। हमारी पार्टी तो जो 140 करोड़ जनता है उसकी भलाई के लिए काम करती है। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। इनके राज में तो देखना किस तरह से परिवारवाद हावी होता था और 60 साल तक इन्होंने देश को लूटने का काम किया। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आज जहाँ पर देश पहले से था, इन्होंने 2014 में उससे भी नीचे ले जाने का काम किया। इन्होंने अगर काम किया तो देश को बांटने का कांग्रेस ने काम किया और इमरजेंसी लगाने का काम किया था। मैं ये कहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर लोग हरियाणा प्रदेश के भी और पूरी देश की जनता विश्वास कर रही है। तो तभी हमारे को हर चुनाव में जनता वोट करने का काम करती है। इन्होंने किसान एजुकेशन की बात की। अरे भाई, किसान तो हमारे से खुश है। उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुआ, इनकी क्या हाल हुई? देखिए, डेमोक्रेसी में लाइसेंस देने का काम जनता करती है।
और जनता बार बार हमको वोट कर रही है। जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा करके और उस पर विश्वास करके वोट करती है। अभी भी ये सारी बातें जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उनमें भी ये सारी बातें बोलते थे। 3 राज्यों में क्या हुआ, इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। अब लोग प्रैक्टिकल चाहते हैं, भाषण से वोट नहीं मिलती, कांग्रेस के भाषण से वोट नहीं मिलेंगी, लोग काम चाहते हैं। इस बजट से बहुत उम्मीदें लगा करके जनता बैठी थी। जो बड़े जानकार हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनका कहना था कि टैक्स स्लैब में जो है बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, चुनाव से पहले छूट मिल सकती है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स में 30% की घटोतरी जो है वो की गई है। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए जो युवा है उनको भी कुछ इसमें टैक्स पर छूट दी गई है। तो चंडीगढ़ वासियों का, हरियाणा वासियों का क्या कुछ एक रवैया मिला जुला सामने आ रहा है कि टैक्स को लेकर के वो जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे, पहला तो वो नहीं हुआ है, दूसरा स्टार्टअप योजनाओं को लेकर के जो टैक्स में छूट मिली है, इससे चंडीगढ़ के और हरियाणा के जो युवा स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं उनको इससे क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, अगर हम बजट की बात करें तो बजट में काफी कुछ बहुत अच्छा हो सकता था। जैसे अब खुद निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल जीएसटी से जो है वो सरकार का खजाना भरा है। करीबन 1,22,000 करोड़ के आसपास जो है कुल जीएसटी कलेक्शन अब तक हो चुका है। तो ऐसे में अगर सरकार के पास पैसा था तो सरकार थोड़ा सा रेडिया बार देती है। और लोकतंत्र का तकाजा है कि जनता उसी को वोट देती है जो उसके हित के लिए सोचता है। दूसरा, अगर सरकार का खजाना बढ़ा है तो शायद कुछ रियायतें लोगों को देनी चाहिए थी। चुनाव का वक्त था, क्योंकि चुनाव के दौरान ही सब कुछ मिलता है। अगर आप देखेंगे जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं या लोकसभा के चुनाव, उसको लेकर सभी जो भी वर्ग हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना शुरू हो गए। उनको पता है कि चुनाव में सरकार उनसे जब उनका सामना होगा, जब सरकार से पूछेंगे तो सरकार के पास जवाब नहीं होगा। तो इसके चलते उम्मीद की जाती है कि चुनाव के दौरान जो है जितने धरने प्रदर्शन मांग की जाती है तो उनकी पूरी हो जाती है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं जिस वर्ग को सरकार से उम्मीद या आशा था कि उनकी भी जो है डिमांड इस साल बजट में जो है पूरी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। सरकार चाहती तो थोड़ा सा अच्छा कर सकती थी। चुनावी साल था, भले ही अंतरिम बजट था, लेकिन कुछ घोषणाएं जो कर सकती थी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए सरकार का। अगर हम लेकिन कहीं ना कहीं सरकार मुझे जो दूसरा आस्पेक्ट बजट का जो दिखता है, जिसमें सरकार ने अपना जो अगले साल का जो फिस्कल डेफिसिट है 5.1% रहने के आसपास बताया है जीडीपी का। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार घाटे की व्यवस्था को ज्यादा सहन नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल इकोनॉमिक बनता जा रहा है, जिसमें जो घाटे की व्यवस्था को कहीं नुकसान हो जाए, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं ये जो है वो सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। सरकार अपने हाथ खुले दिल से जो है वो खजाना नहीं बांटते। लेकिन हाँ, कुछ किया जा सकता था। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए शायद देश में कुछ मेडिकल कॉलेज के लिए जो कमेटी बनाई है, उसकी बजाय कमेटी के साथ साथ अगर 10-12 मेडिकल कॉलेज या फिर पीजी में सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज वगैरह शुरू करती तो सरकार काफी अच्छा रहता। वही सरकार जो है वो नई शिक्षा नीति को भी लागू करने की बात कर रही है, लेकिन नई शिक्षा नीति को लेकर थोड़ा सा बजट में ज्यादा कुछ प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, किसानों के लिए थोड़ा सा ये माना जा सकता है कि इनको जो परंपरागत खेती है उससे हटाकर जो कैश क्रॉप की तरफ मत्स्य पालन या फिर सब्जी उत्पादन या फिर बाकी तरह से जिनसे किसानों को बड़ा फायदा छोटे टाइम में हो, जी बिल्कुल ओपी जी, शुरुआत जरूर कीजिए। जी भूपेंद्र गहलावत जी से जानना चाहेंगे। भूपेंद्र जी, जैसा संवाददाता ओपी जी का भी कहना है और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता का भी कहना है कि किसानों को लेकर के जो है एक बड़ी राहत नहीं देखने को मिली। किसान वर्ग थोड़ा सा नाराज जो है वो अभी दिखाई दे रहा है। क्या अंतरिम बजट के बाद अगर आपकी सरकार बनती है तो किसानों को लेकर के क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे उस समय? ये तो अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट सबको मालूम होता है कि वो किस तरह से जो जरूरी खर्चे होते हैं, एम्प्लॉइज की, कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है और दूसरे जो खर्चे होते हैं उसके लिए ही अंतरिम बजट आता है जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पूर्ण बजट आएगा उसमें सबसे ज्यादा जो देखने की बात होगी वो किसानों को तरफ देखने की बात होगी। सर, एमएसपी का मुद्दा लगातार उठता रहता है, उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया इस बार? कांग्रेस प्रवक्ता ने भी आरोप लगाए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए किसानों की उन्नति के लिए तो हमारी सरकार पूरा तरह से प्रयासरत है और अभी जब पूर्ण बजट आएगा उसमें तो आप देखिए किसानों के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। बहुत सारे काम होंगे और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई अगली सरकार तो आपका तो ये आखिरी है जी। मैं तो ये कहता हूँ जो हमने काम किए हैं
पिछले 9.5 सालों में, उससे पूरे देश की जनता प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल बन गया है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगला बजट नहीं, अगले 20 साल तक का जो बजट है वो हमारी सरकार ही जारी करेगी और सबकी बेहतरी के लिए हम काम करते रहेंगे। और हमने 2047 में विश्व गुरु भारत को बनाने का काम करना है जी। आप ये देखिए, पहले क्या होता था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्टेज में भी जाते हैं तो किसी ना किसी देश के प्रधानमंत्री उनका पैर छूने की बात करते हैं। और जब रूस का और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो सारा यूरोप फेल हो गया। इस तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी के एक बार कहने से और उन्होंने युद्ध रोक दिया और कॉरिडोर बनाकर हमारे जो देश के नागरिक थे, हमारे जो युवा थे, उनको सकुशल निकालने का काम किया। और जो पड़ोसी देश के लोग थे पाकिस्तान के, वो भी भारत का झंडा लेके वो भी वहां से निकलने की बात हुई थी। आज आदरणीय केवल ढींगरा जी ने हमारे, मैं आती हूँ आपके पास वापस। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, सर आपसे जानना चाहूंगी, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तमाम बड़ी जो है घोषणाएं जो है वो की गई है इस बजट में। आप इस पूरे बजट को एक मिला जुला कैसा देखते हैं? क्या प्रतिक्रिया विपक्ष के द्वारा की जा रही है? देखिए, ये धरपकड़ योजना के तहत बजट का सिस्टम नहीं है। ये ईडी, सीबीआई और इंडिपेंडेंट एजेंसियों के ऊपर कब्जे समय कम है तो 2 से 3 वाक्यों में अपनी बात जल्दी बताइएगा सर। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट एजेंसियों के ऊपर कब्जे का बजट है। इंडिपेंडेंट एजेंसियों पे कब्जा करके जिस तरीके से वोट की लूट हो रही है, उसी तरीके से अभी बीजेपी प्रवक्ता ने ये कहा कि हम जो है, हमें लोग फिर वोट क्यों दे रहे हैं। लोग वोट नहीं दे रहे, आप लोगों की वोट को इधर से उधर कर रहे हैं। आपने सारी जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है और जिस तरह से वोट की लूट की जा रही है, उस वोट की लूट को जनता को बचाना पड़ेगा। वोट जनता दे नहीं रही बीजेपी को, लेकिन ये वोट की लूट जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कर रहे हैं। जी, बजट पर बताइए सर, बजट कैसा रहा? बता तो रहा चुनाव पे जा रहे हैं सर। आपको मैंने बताया कि बजट में कुछ नहीं है, लोग त्रस्त है, लेकिन ये वोट की लूट जो है ईवीएम के द्वारा स्टेटों के अंदर कर रहे हैं और वही देश के अंदर कर रहे हैं। इसी करके सीधे शब्दों में कह देते हैं कि हम तो जो है फिर हमें वोट किस बात की जनता दे रही है। वोट दे नहीं रही है, आप वोट को लूट रहे हो। ईवीएम से बैलेट पेपर पे चुनाव चाहिए, आप मोदी जी घुटने पे आ जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा ये बजट है ओवरऑल, आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और साथ ही 20 फरवरी से बजट सत्र भी जो है वो प्रस्तावित है। क्या हरियाणा बजट सत्र में, हरियाणा का जो बजट आने वाला है उसको लेकर के क्या कुछ आप ध्यान में रखेंगे? इस बजट से किसानों को जो निराशा मिली अंतरिम बजट से, क्या हरियाणा में जो बजट पेश किया जाएगा उससे किसानों को कुछ उम्मीदें मिलने की सौगात है, कुछ सौगात मिलने की उम्मीदें हैं? क्योंकि 70% आबादी हरियाणा में गांवों की है, किसानों की है। देखिए, पहले भी हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत कल्याणकारी योजनाएं लेके आई हुई है। हमने पहले जो भी किसान की फसल हम एमएसपी पर खरीदते हैं, उसके 48 घंटे के अंदर हमारी सरकार उनको पेमेंट देने की बात करती है। अब भी हमने 200 करोड़ से ऊपर का जो फसल खराब होगी थी उसका मुआवजा एक ही क्लिक से देने का काम किया है। और हमारी किसान निधि योजना हम दे रहे हैं, जो यूपीए सरकार में 1 भी रुपया नहीं मिलती थी। और हम जो गरीब गांव में जो लोग रहते हैं उनको राशन देने का भी काम करते हैं। ओल्ड एज को हम पेंशन देने की भी बात करते हैं। हमारा पूरा फोकस किसानों पर और गांव में जो आबादी रहती है उसके ऊपर है। मैं हरियाणा की बात करूं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, रोजगार कहां से आएगा? अभी जो रेलवे के लिए जो बजट जारी हुआ है उसमें हरियाणा को बहुत कुछ मिला है। हम देख सकते हैं कि हरियाणा के बजट में भी वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण सौगातें होंगी। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये बजट कैसा रहा, बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। साथ ही हमारे संवाददाता ओपी ने भी हमें बताया कि चंडीगढ़ वासियों का, हरियाणा वासियों का इस बजट पर क्या कुछ राय थी, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।